वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो मेंडल था उसने दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसा नाम वैसा काम। डोमिनेंस का मतलब डोमिनेट करना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, in a heterozygous condition only one factor expresses itself. In a heterozygous condition only one factor expresses itself and the factor which expresses itself is known as dominant factor and the other factor which does not express itself is known as recessive factor. तो ये स्टेटमेंट है इस लॉ की। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर का मतलब जीन, यहाँ पे एलीन भी बोल सकते हैं, उनमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। और वो जो कैरेक्टर होता है दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर और उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम ये क्रॉस करेंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। जो मेंडल था उसने दो पेयर ब्रीडिंग प्लांट लिए, एक टॉल एक ड्वार्फ। ये ड्वार्फ प्लांट और ये टॉल प्लांट, ये पेरेंट्स है दोनों। आगे इनके गेमेट्स बनेंगे। अब वैसे हम सिंपल ट्री एक भी लिख सकते हैं, पर चूंकि एक ही प्रकार के बनेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोनों लिख देता हूं। ये बन गया आगे गेमेट्स। कैसे बनेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद आगे फिर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट लगेंगे। फिर कंट्रोल पोलिनेशन करवाई उसने। ठीक है, कंट्रोल पोलिनेशन करवाई, उसके बाद फिर गेमेट की आपस में फ्यूजन हुई। तो ये जो जनरेशन बनी, सीड जो बने, उसको फिर उसने लगाया और इस जनरेशन को हम बोलेंगे F1 जनरेशन। जब ये F1 जनरेशन जो सीड बने उसको क्रॉस करवाने के बाद जो उसको सीड प्राप्त हुए, जब उसने ये सीड लगाए तो क्या देखा उसने, जितने भी प्लांट्स थे सारे के सारे क्या थे? ऑल द प्लांट्स वर टॉल। अब उसने देखा कि शुरू में तो उसने टॉल और ड्वार्फ दोनों प्रकार के प्लांट लिए, लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे। तो ड्वार्फनेस कहां गई? ड्वार्फ प्लांट कहां गए? तो इस बेस के ऊपर उसने बोला कि जो F1 जनरेशन है वो क्या है? दोनों का हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, कल हमने बात की थी, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जहां सिर्फ टॉलनेस अपीयर हो रही है प्लांट्स में, ड्वार्फनेस नहीं हो रही अपीयर। तो इसका क्या मतलब है कि जो टॉलनेस है, ये फैक्टर जो है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टॉलनेस, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और द फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ड्वार्फनेस इट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए ये जितने भी सारे प्लांट थे वो टॉल थे। फिर उसके बाद उसने फर्दर इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि जो ड्वार्फनेस वाला फैक्टर था वो कहां गया, फिर उसने क्या किया, जितने भी F1 प्लांट थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। ऑन सेल्फिंग इनके गेमेट्स बनेंगे आगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये गेमेट्स बने। तो जब आपस में ये क्रॉस करेंगे, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, आप इसको चेकर बोर्ड के उससे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। जो पुनेट स्क्वायर डायग्राम है या चेकर बोर्ड भी बोलते हैं इसको। ये कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t कैपिटल T, स्मॉल t स्मॉल t। तो उसने जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई F1 प्लांट्स की, तो उसने क्या देखा, जो उसको यहां पर आगे प्लांट प्राप्त हुए, इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में उसने देखा कि जो ड्वार्फ प्लांट थे वो फिर आ गए। अब ड्वार्फ प्लांट क्यों आए? क्योंकि जो ड्वार्फनेस है, जो रिसेसिव फैक्टर है, रिसेसिव फैक्टर है, वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। तो इसमें देखा उसने फिनोटिपिकली तीन प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक ड्वार्फ था। मींस 75% प्लांट्स वर टॉल एंड 25% वर ड्वार्फ। ठीक है, तो जब उसने इन प्लांट्स का जीनोटाइप देखा, आगे ये देखा कि क्या वो जीनोटिपिकली भी सेम है, जितनी फिनोटिपिक रेशियो है क्या जीनोटिपिक रेशियो भी उतनी ही है। तो यहां से हम क्लियर कर लेंगे, ये
ये और ये तीनों प्लांट टॉल हैं, लेकिन क्या इनका जीनोटाइप एक जैसा है? नहीं। ये जो 75% टॉल है, जहां 4 में से 3 प्लांट जो टॉल हैं, इसमें से एक प्लांट जो है उसका जीनोटाइप अलग है, 2 का अलग है, और एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये है जीनोटाइपिक रेशो और ये है फिनोटाइपिक रेशो। क्लियर? तो इस क्रॉस के आधार पर उसने बोला कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 एलील में से या 2 फैक्टर में से एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फैक्टर। एंड द फैक्टर व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज रिसेसिव फैक्टर। ठीक है? जब सेल पोलिनेशन करवाई तो जो रिसेसिव करैक्टर था, जो रिसेसिव फैक्टर था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया जहां पर होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है कि यह फैक्टर तो है, ये खत्म नहीं होगा ये, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्लियर? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो डोमिनेंस है वो किसके कारण होती है। क्लियर? और ये रेशो आपने याद रखनी। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें पता चलता है कि जो फैक्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 में से केवल एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और इसके अलावा जो फैक्टर रिसेसिव फैक्टर जो है वो डिसअपीयर नहीं होता। इस लॉ के बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि जो रिसेसिव फैक्टर है यहां पर उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, इट डजंट मीन कि वो खत्म हो गया। ठीक है? इसका प्रूफ कैसे मिला? जब उसने सेल पोलिनेशन करवाई तो ड्वार्फनेस फिर आ गई। तो इसका मतलब कि ये फैक्टर जो है ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को ये इसने एक्सप्रेस नहीं किया, बस इतना सही। तो दिस इज आवर लॉ ऑफ डोमिनेंस।